सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेज में। विद्यार्थियों, हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान, भाग 2 है आपके सामाजिक विज्ञान का, जिसका अध्याय हम देखेंगे। एक अध्याय का नाम है भारत में कृषि की यात्रा। इनके जो सभी अभ्यास प्रश्न हैं, सभी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। तो विद्यार्थियों, हम यहाँ पर देखेंगे प्रश्न और क्रियाकलाप है। यहाँ पर देख सकते हैं ये पहला प्रश्न इस प्रकार से, फिर दूसरा प्रश्न खरीफ फसलें, रबी फसलें, जलोढ़ मृदा, सीढ़ीदार कृषि, पर्वतीय मृदा, जायद फसलें। तो यहाँ पर इनको क्या करना है, हमें सुमेलित करना है। स्तंभ अ को स्तंभ ब से मिलान करना है। नेक्स्ट यहाँ पर जो प्रश्न संख्या 3 है और 4 है, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर ये जो प्रश्न है देख लीजिएगा, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 ये प्रश्न हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम आपको प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। तो देखिएगा, तो पहला प्रश्न था विद्यार्थियों इस प्रकार से। पहला प्रश्न है, केरल के कृषक चावल उगाते हैं जबकि पंजाब के कृषक अधिकतर गेहूं उगाते हैं, क्यों? दोनों राज्यों के कृषक अपनी अपनी फसलें बदल ले तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? तो कारण, तो यहाँ पर हम देखेंगे केरल, यहाँ की जलवायु उष्ण, आर्द्र, गर्म और नम है तथा पर्याप्त वर्षा होती है जो चावल उत्पादन के अनुकूल है। पंजाब, यहाँ उपजाऊ जलोढ़ मृदा है और कम तापमान, शीत ऋतु और बेहतरीन सिंचाई सुविधाएं हैं जो गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट देखिएगा, फसल बदलने के परिणाम। तो केरल में कम सिंचाई और अनुपयुक्त जलवायु के कारण गेहूं की पैदावार काफ़ी कम होगी। पंजाब में अत्यधिक जल गहन चावल की खेती में भूजल स्तर में भारी गिरावट आएगी और लागत बढ़ जाएगी। तो प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित का मिलान करिए। तो आइए देखते हैं। तो विद्यार्थियों, जो 2 नंबर प्रश्न हैं, निम्नलिखित का मिलान कीजिएगा। स्तंभ और स्तंभ ब, खरीफ फसलें, रबी फसलें, जलोढ़ मृदा, सीढ़ीदार कृषि। तो यहाँ पर खरीफ जो फसलें हैं मानसून के समय उगाई जाने वाली है, इस प्रकार से इसे मिलाएंगे। और रबी फसलें, जो रबी फसलें हैं वो है आपके, तो रबी फसल है वो यहाँ पर हम देखेंगे। रबी फसल जो है शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें हैं। नेक्स्ट है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा को 5 से मिलाएंगे, नदियों द्वारा जमा की गई पोषक तत्वों से समृद्ध मृदा। नेक्स्ट देखिएगा, सीढ़ीदार जो कृषि हैं, सीढ़ीदार कृषि पहाड़ी ढलानों पर की जाने वाली कृषि पद्धति। और पर्वतीय मृदा, पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाने वाली पतली, खुरदरी और पथरीली जो मृदा है। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 3। नेक्स्ट है जो जायद फसलें। जायद फसलें ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें हैं। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे, कुछ फसलें केवल विशिष्ट क्षेत्रों में ही क्यों अच्छी तरह विकसित होती हैं? तो इसका उत्तर करेंगे, फसलों की वृद्धि विभिन्न भौगोलिक और जलवायु घटकों पर निर्भर करती हैं। जलवायु एवं तापमान, प्रत्येक फसल को एक निश्चित तापमान और आर्द्रता की आवश्यकता होती है। वर्षा एवं जल की उपलब्धता, चावल जैसी फसलों को अधिक जल चाहिए जबकि बाजरी, ज्वार जैसी फसलों को कम। मृदा के प्रकार, काली मृदा कपास के लिए और जलोढ़ मृदा गेहूं चावल के लिए श्रेष्ठ होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या जो आपके सामने स्क्रीन पर है 4, आधुनिक प्रौद्योगिकी ने कृषकों की सहायता किस प्रकार की है? तो इसका उत्तर करेंगे, उन्नत बीज और उर्वरक, HYV, उच्च पैदावार वाले बीजों और कीटनाशकों से उत्पादन में वृद्धि हुई। सिंचाई तकनीक, ड्रिप जो टपकन और स्प्रिंकलर फव्वारा सिंचाई से जल की बचत होती है। आधुनिक मशीनें ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और थ्रेशर से समय और श्रम की बचत होती हैं। नेक्स्ट देखिएगा, मौसम पूर्वानुमान व डिजिटल ऐप्स किसानों को मौसम, मंडी भाव और फसल रोगों की जानकारी मोबाइल पर तुरंत मिल जाती है। तो विद्यार्थियों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि मेरे चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से अपना सारा संपूर्ण हल कर सके। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 5। प्रश्न हम 5 देखेंगे, संधारणीय कृषि क्यों आवश्यक है, इस पर एक छोटी टिप्पणी लिखिए। तो संधारणीय कृषि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए और प्राकृतिक संसाधनों जैसे मृदा, जल को सुरक्षित रखते हुए दीर्घकालिक खेती करने की एक विधि है। आवश्यकता, पर्यावरण संरक्षण, यह रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग को रोकती हैं जिससे मृदा की जो उर्वरता है बनी रहती है।
नेक्स्ट देखिएगा, जल एवं जैव विविधता जल स्रोतों को दूषित होने से बचाती और मित्र कीटों व पौधों की रक्षा करती हैं। भावी पीढ़ियों के लिए यह सुनिश्चित करते कि आने वाली पीढ़ियों के पास भी खेती योग्य है उपजाऊ भूमि उपलब्ध रहे। प्रश्न 6 है, वर्तमान में कृषकों को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उनके नाम बताइए, इनका जन सामान्य पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो यहाँ पर इसका जो उत्तर लिखेंगे, कृषकों की जो प्रमुख कठिनाइयाँ हैं, मौसम की अनिश्चितता, सूखा, अतिवृष्टि और असमय बारिश, बढ़ती लागत, बीज, खाद, डीजल और श्रम की कीमतों में वृद्धि। नेक्स्ट, पानी की कमी, गिरता भूजल स्तर, उचित मूल्य न मिलना, मंडी में फसलों के सही दाम का न मिलना। नेक्स्ट देखेंगे, जन सामान्य पर प्रभाव। जन सामान्य पर प्रभाव, खाद्यान्न महंगाई, फसलों के नुकसान से बाजार में अनाज, सब्जियों और दालों के दाम बढ़ जाते हैं। खाद असुरक्षा, आपूर्ति में कमी से आवश्यक खाद्य वस्तुओं की किल्लत हो सकती हैं। प्रश्न 7 है, कक्षा में इस विषय पर चर्चा कीजिए। पारंपरिक सिंचाई की विधियों और आधुनिक विधियों से उन्नत है। तो यहाँ पर इसका जो उत्तर करेंगे, चर्चा हेतु बिंदु, पारंपरिक सिंचाई जैसे रहट, ढेकली, नहर, आधुनिक सिंचाई जैसे ड्रिप और स्प्रिंकलर। लाभ लागत बहुत कम या शून्य होती हैं पारंपरिक में, और आधुनिक सिंचाई में लाभ पानी की अत्यधिक बचत होती हैं। ये पारंपरिक सिंचाई पर्यावरण के अनुकूल हैं, और यहाँ पर जो है आधुनिक सिंचाई अत्यधिक बचत होती है और फसल को सटीक जल मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे, तो विद्यार्थियों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि मेरे चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से अपना सारा संपूर्ण हल कर सके। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, इसी की सीमा जल की बर्बादी अधिक होती हैं और समय, श्रम और ज़्यादा लगता है। सीमा, प्रारंभिक लागत बहुत अधिक होती है और तकनीक पर निर्भरता बढ़ती है। निष्कर्ष, पारंपरिक विधियाँ सस्ती और पर्यावरण अनुकूल थी, लेकिन जल संरक्षण और बेहतर पैदावार के दृष्टिकोण से आधुनिक तकनीकें आज के समय की आवश्यकता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है 8, एक छोटा निबंध लिखिए जिसमें बताइए कि जब आपकी आयु 60 वर्ष होगी तब कृषि कैसी हो सकती है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, जब मेरी आयु 60 वर्ष होगी तब कृषि पूरी तरह से डिजिटल और स्वचालित हो चुकी होगी। एआई और ड्रोन तकनीकें फसलों की निगरानी, खाद के छिड़काव और कीटों की पहचान के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई और ड्रोन का जो व्यापक उपयोग होगा। वर्टिकल फार्मिंग, लंबवत कृषि, जमीन की कमी के कारण बहुमंजिला इमारतों के भीतर नियंत्रित वातावरण में फसलें उगाई जाएगी। स्मार्ट सिंचाई, मिट्टी की नमी के अनुसार स्वतः पानी देने वाले स्वचालित सेंसर लगे होंगे। जैविक और पर्यावरण अनुकूल, रोबोटिक्स के कारण रसायन का उपयोग न के बराबर होगा और पूरी तरह से प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 है, गंगा के बेसिन को प्रभावित करने वाली समस्याओं पर चर्चा, उनके समाधान और तर्क। तो इसका उत्तर करेंगे, समस्याएं, औद्योगिक एवं घरेलू कचरा, प्रदूषण, कारण कारखानों का जहरीला रसायन और शहरों का सीवरेज बिना उपचारित किए सीधे नदी में बहाया जाता है। समाधान, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अनिवार्य किए जाए और नियमों का उल्लंघन करने वाले उद्योगों पर कड़ा जुर्माना लगाया जाए। समस्या, जल स्तर में कमी और गाद, कारण अत्यधिक जल दोहन, वनों की अंधाधुंध कटाई से मिट्टी का कटाव होता है जिससे नदी का तल उथला हो रहा है। समाधान, गंगा के किनारों पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाए और वर्षा जल को संचय बढ़ावा दिया जाए। प्रश्न है 10, आपके घर में कौन कौन सी फसलें उत्पाद उपयोग में लाई जाती हैं, आप अपने अवलोकनों के आधार पर क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे, घर में उपयोग होने वाली प्रमुख फसलें खाद्यान्न, गेहूँ, चावल, मक्का, दालें, अरहर, चने, मूंग, उड़द, तिलहन, सरसों का तेल, मूंगफली तेल, नकदी, अन्य फसलें गन्ना, गुड़, चीनी, चाय, मसाले, हल्दी, मिर्च, धनिया। अवलोकन से निष्कर्ष, दैनिक जीवन में कृषि की निर्भरता, हमारा भोजन पूरी तरह से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न कृषि उत्पादों पर निर्भर है। तो इस प्रकार से विविधता, हम वर्ष भर अलग अलग मौसम, रबी, खरीफ और जायद में पैदा होने वाली फसलों के उत्पादों का उपभोग कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।